नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर और आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। तो आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास कुछ हमारी अलग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के माध्यम से जो काफ़ी स्टूडेंट हमसे विद्यार्थी जुड़ नहीं पाए थे और आज हम जो प्लेटफॉर्म है जो अपने को मिलेगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप, जो अपना व्हाट्सएप शैक्षणिक ग्रुप है जो बन के तैयार हो गया और उसके माध्यम से सभी छात्र आज मेरे से जुड़ने वाले विद्यार्थी। तो इसलिए आज की क्लास कई छात्रों को जुड़ने का पहले मौका नहीं मिला था। YouTube चैनल के माध्यम से कई छात्रों को पता नहीं थी क्लासें निरंतर चल रही है, तो उसके दौरान में काफ़ी कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। और आज की क्लास से आप जो स्टूडेंट पहले नहीं जुड़ पाए थे वो ये माने कि आज की क्लास से हम निरंतर जुड़ जाएंगे और जो आपका सिलेबस है वो हम पूरा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो जिन विद्यार्थियों के लिए आज नई क्लास है उनको मैं अपना पहले छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश गुर्जर और मैं निवासी जसवंतगढ़ का ही हूँ और मैं मेरे बारे में कुछ शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बताता हूँ। बैचलर ऑफ आर्ट जो ग्रेजुएशन मैंने किया है वो 3 सब्जेक्ट से किया है, जो एक तो जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और हिंदी लिटरेचर, यानी मैंने स्नातक 3 विषयों से किया है, इतिहास, राजनीति और हिंदी साहित्य से। उसके पश्चात मैंने बीएड किया, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, तो वो मैंने बीएड की डिग्री हासिल की है। उसके पश्चात बात करें तो रिट जो क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम होता है, जो राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम एंट्रेंस फॉर टीचर है, वो मैंने पास किया है। और उसके पश्चात बात करते हैं पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, जो पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ आर्ट जो स्नातकोत्तर है, स्नातकोत्तर मैंने इतिहास विषय से, हिस्ट्री से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और एक पोस्ट ग्रेजुएशन और किया है मैंने 2 सब्जेक्ट से, पॉलिटिकल साइंस से भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद करते हैं बात नेट JRF, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसकी JRF फुल फॉर्म। मैंने नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया 2 बार, जो UGC द्वारा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा ये मानक तय होते हैं कि जो कॉलेज में पढ़ाने वाले व्यक्ति, जो टीचर्स होंगे, उनको ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना हो, तो वो मैंने 2 बार क्वालिफाइड किया। और प्रेजेंट समय की बात करें तो प्रेजेंट समय में स्कूल लेक्चर और कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा हूँ, प्रतियोगिता परीक्षाओं की। और शिक्षण की बात करें तो शिक्षण मैंने कई संस्थानों में शिक्षण करवाया, कोचिंग संस्थान है और जो स्कूल वगैरह है उसमें मैंने कई जगह है जो शिक्षण कार्य किया है। और अब इस संस्था के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, वो तो उम्मीद करता हूँ कि हम बेहतर तरीके से जो अध्ययन अध्यापन करेंगे। तो आज हम बात करते हैं, जो पहली क्लास है हमारी, उसके तहत हम जो सिलेबस के बारे में कुछ बात करेंगे, पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको ऐतिहासिक भाषा में कहूँ तो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम है, वो हथियार है जिसके माध्यम से जो मैदान में जंग जीती जाती है, जो रण क्षेत्र में जो जंग जीतने के लिए सबसे ज़रूरी जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, उसी तरह जो पाठ्यक्रम है विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और पाठ्यक्रम वो दौड़ का मैदान है जहाँ पे विद्यार्थी को पता होता है कि हमें कहाँ तक दौड़ करनी है। तो बात करते हैं अपने सिलेबस की। तो अपने आपको पता होगी, अपने जो इतिहास है, जो वैकल्पिक विषय आपके BA 3rd ईयर के तहत, तो उसमें आपको 2 बुकें हैं आपके, एक तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है और एक वर्ल्ड हिस्ट्री है, यानी आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो 1740 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी तक है। उसके पश्चात बात करें आधुनिक भारत का इतिहास, ये एक बुक होगी। और दूसरी बुक है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, जो आधुनिक विश्व का इतिहास है। और ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़नी है, 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक, 5th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक पढ़नी है। और इसके अंदर जो द्वितीय बुक है, इसके अंदर एक वैकल्पिक बुक दी गई, इसके अलावा ये भी आप चूज कर सकते हो, लेकिन सभी विद्यार्थियों ने इसी पुस्तक को चूज कर रखा है, इसको नहीं किया है। तो दूसरी बुक की बात करें जो वैकल्पिक है, हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री, सैन्य विज्ञान का इतिहास, तो ये किसी विद्यार्थी ने चूज नहीं की है। ये अपने मूल रूप से 2 पुस्तकें पढ़नी है इतिहास विषय के अंदर, आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक विश्व का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में जो 1740 ईस्वी से लेकर 1956 ईस्वी तक का जो घटनाक्रम है उसके बारे में हमें पढ़ना है।
और जो स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियां ब्रिटिश सरकार भारत में आती है और उसके पश्चात किस तरह के भारत को स्वतंत्रता मिलती है, वो सारी बातें आधुनिक भारत के अंदर पढ़नी है। और 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी ईस्वी तक इसमें आप पुनर्जागरण काल है दुनिया में, विश्व में, और उसके पश्चात जो वर्ल्ड वार है, क्रांतियाँ हैं, जो उनको पढ़ना, जो फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति है, ये चीज़ें इसमें आएगी, जो विस्तृत रूप से हम आगे की क्लास में और बताएंगे आपको। सिलेबस को पूरा जो विस्तृत रूप से समझाएंगे और एक एक फोटो प्रति जो व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास सिलेबस की भी भेज दी जाएगी। तो उससे पहले हम जो देखते हैं कि जो इनका एग्ज़ाम पैटर्न है आपके यूनिवर्सिटी का, ज़्यादातर स्टूडेंटों ने दे रखा है। अगर किसी स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी चेंज की है, 3rd ईयर में एडमिशन लिया है, तो वो ध्यान देंगे, और बाकी जो स्टूडेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है वो भी एक बार इसको अपनी नज़र से देखेंगे, जो नज़र से निकालेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आएगा। क्वेश्चन पेपर में 3 पोर्शन होंगे, 3 पार्ट होंगे, 3 भाग होंगे, और तीनों भागों का डिवाइडेशन किया होगा और उनका अंक बार जो मार्क्स होंगे वो भी निर्धारित किए जाएंगे। 3 पार्ट की बात करें तो इसमें 3 पार्ट A, B, C, ए, ब, स, ये 3 पार्ट होंगे। 3 पार्टों की बात करें तो पहले पार्ट की बात करते हैं, उसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और 10 क्वेश्चन होंगे तो इनका जो आंसर कितने शब्दों में देना होगा, वर्ड्स निर्धारित होंगे, तो 20 वर्डों में लगभग। इसे आप अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो ये जो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन होंगे, छोटे 1-1 लाइन 2-2 लाइन में इनके जवाब देने होंगे। 10 क्वेश्चन ऐसे आपको पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का अंक बार की बात की जाए तो अंक बार प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर का होगा, और टोटल क्वेश्चनों का 10 क्वेश्चनों का अंक बार होगा जो 20 नंबरों का होगा। ये आपका ए पोर्शन क्लियर होता है, ए पार्ट क्लियर होता है। एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर के अंदर बी जो पार्ट है उसके बारे में बात करें तो बी पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चनों की बात की जाए, इसमें आपको अथवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी जो अथवा में चूज करने को आपको विकल्प दिया जाएगा, जिसमें से आप चयन करते हुए 2 क्वेश्चनों में से 1 क्वेश्चन करना है। यानी 5 क्वेश्चन है तो आपको 10 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन का एक जो वैकल्पिक क्वेश्चन होगा, जो अथवा में क्वेश्चन होगा, जिसका चयन आपको करना है। तो इंटरनल चॉइस होगी उसमें, इंटरनल चॉइस यानी जो अथवा में चॉइस होगी। तो ये चॉइस करते हुए इन क्वेश्चनों के अंक बार की बात की जाए तो इनका पहले तो हम बात करते हैं कितने शब्दों में आपको जवाब देना है। तो 50 शब्दों में, इसका मतलब ये लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आप इसको समझ सकते हो। 50 वर्डों में आपको शब्दों में इसका जवाब देना है। और इनके लिए जो मार्क्स होंगे, अंक निर्धारण की बात करें तो अंक निर्धारण प्रत्येक क्वेश्चन है जो 4 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 इंटू जो 4 होंगे तो टोटल क्वेश्चन जो होंगे मार्क्स होंगे 20 अंकों का ये पोर्शन होगा। तो ए और बी जो पोर्शन है ये कितने कितने अंकों का होगा? 20 अंकों का होगा। अब बात करते हैं जो सी पोर्शन है, सी पार्ट है। सी पार्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सी पार्ट में आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इनमें से आपको चयन करते हुए 3 क्वेश्चनों को ही करना होगा। 3 क्वेश्चनों की बात करें तो 5 क्वेश्चनों में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, कोई भी जो आपको आ रहे हो आसानी से आप जिनका जवाब दें। और इनका जवाब कितने शब्दों में देना होगा? इनका जवाब 400 शब्दों में देना होगा। इसका मतलब ये निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे। निबंधात्मक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये सबसे मेजर पार्ट होगा, सबसे बड़ा पार्ट होगा, जिसका अंक बार सर्वाधिक होगा। अगर इसके अंक बार की बात की जाए 3 क्वेश्चनों में तो प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक बार होगा वो 20 नंबर का होगा, और टोटल इसका जो अंक बार होगा 60 नंबर। तो ये पोर्शन कितने का रहेगा? 60 का रहेगा। अगर टोटल अंक जो क्वेश्चन पेपर है उसके मार्क्स की बात करें तो 100 अंकों का ये आपका क्वेश्चन पेपर होगा। अब बात करते हैं सिलेबस की, जो अपनी 2 बुक दे रखी है, आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक विश्व का इतिहास। उसमें प्रत्येक बुक के सिलेबस को, पाठ्यक्रम को 3 यूनिट में डिवाइडेशन किया गया है, इकाई प्रथम, इकाई द्वितीय और इकाई तृतीय। और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए होगा उसमें जो प्रथम इकाई है उसमें जो सिलेबस में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेकंड जो पार्ट है उसमें इकाई द्वितीय के अनुसार, और जो सी पोर्शन है पार्ट है उसमें इकाई तृतीय के अनुसार पूछा जाएगा।
अब जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे। जो अपनी पहली पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास, उसको 3 इकाइयों में विभाजित किया गया है और तीनों इकाइयों में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रथम इकाई की बात करें तो फर्स्ट इकाई है, जो फर्स्ट इकाई में से जो 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सेकंड इकाई है इकाई, जो इकाई होगी उसमें से 20 नंबर के अंक बार, इसका भी 20 रहेगा और इसका भी 20 रहेगा। और जो तृतीय इकाई होगी, तृतीय इकाई की बात करें तो इसमें जो 60 अंकों की होगी ये, और ये सर्वाधिक जो इसका अंक बार अत्यधिक होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि इस इकाई पे, थर्ड इकाई है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो इकाई, ठीक है। अब इन इकाइयों में हम बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास है, उसमें जो प्रथम इकाई में जो आपके क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, न तो कम और न ज़्यादा, उनको ध्यान में रखते हुए, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। तो अपन बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो 1740 से लेकर 1956 ईस्वी का है। उसमें 3 इकाइयों में डिवाइडेशन किया है पाठ्यक्रम के तहत, तो उसका जिक्र करते हैं। प्रथम इकाई है पानीपत का तृतीय युद्ध एवं उसके परिणाम। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य होता है, उस युद्ध के परिणाम के बारे में हमें पढ़ना होगा, जिसका क्या महत्व रहता है, जो 1764 ईस्वी में होता है। अब बात करते हैं उसके पश्चात हमें जो मराठों का महादजी सिंधिया व नाना फडणवीस के समय में उत्थान, मराठों का अंग्रेजों से संघर्ष, मराठों और अंग्रेजों के मध्य जो संघर्ष होता है उसके बारे में हमें पढ़ना होगा प्रथम इकाई से। मराठों की असफलता के कारण उसके पश्चात बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, जो अभी हमारे चल रहा है, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना चल रही है, तो वो पढ़ना होगा। एवं उसके परिणाम स्वरूप शासन प्रबंध में परिवर्तन, जो 1772 ईस्वी से लेकर 1773 ईस्वी का जो चेंजिंग है उसके बारे में पढ़ना होगा। और उसके पश्चात हमें जो आधुनिक भारत के तहत क्षेत्रीय इकाई हैं उनका उत्थान कैसे, क्षेत्रीय मतलब जो शासक होते हैं उनका उत्थान कैसे, बंगाल के नवाब हैं, जो मैसूर के हैं और कर्नाटका है उनके, हैदराबाद के नवाब है, उनका उत्थान कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना होगा। और उसके पश्चात करते हैं बात तो मैसूर, पंजाब और अवध के जो क्षेत्रीय शक्तियाँ उनका उत्थान, ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष, उनके साथ ब्रिटिश सत्ता के द्वारा कैसे संघर्ष होता है इसके बारे में जानना होगा। और ब्रिटिश साम्राज्य में विलीकरण, इन क्षेत्रीय राज्यों को किस तरीके ब्रिटिश सत्ता में मिला लिया जाता है। तो ये आधुनिक भारत का इतिहास है, उसके तहत प्रथम इकाई से पूछा जाएगा और इसका अंक बार मात्र 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से, और ये सिर्फ 20 अंकों का होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा हमें फैक्टों के बारे में पढ़ना होगा। अब बात करते हैं इसी बुक की, जो आधुनिक भारत का, इसकी द्वितीय इकाई है, उसमें से जो 20 जो ये है 50 वर्डों वाले, 50 शब्दों वाले जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 5 क्वेश्चन, तो वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो द्वितीय इकाई की बात करते हैं तो 1857 का विद्रोह, 1857 रिवोल्ट, जो 1857 की क्रांति, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। उसमें से जो हमारे लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके कारण, प्रकृति एवं परिणाम क्या रहते हैं, ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता का भारतीय रियासतों में विस्तार, जो ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी है, सर्वोच्च सत्ता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है और भारत में किस तरीके से वो सुदृढ़ और मजबूत हो जाती है, उसके बारे में पढ़ना होगा द्वितीय इकाई में। और उसके पश्चात जो स्थायी बंदोबस्त है, रेतवाड़ी और महलवाड़ी, जो किसानों से जो स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा जो भूमि कर प्राप्त करने के लिए ये व्यवस्था की गई थी, स्थायी बंदोबस्त है, रेतवाड़ी है और महल, और रेत का मतलब होता है किसान, तो किसानों के साथ जो किया गया समझौता उसके बारे में पढ़ना होगा। भूमि रेवेन्यू है जो, उसके बारे, भू राजस्व बंदोबस्त एवं उनका किसानों पर प्रभाव, ये पढ़ना होगा द्वितीय इकाई में। धन का निष्कासन है, उसके परिणाम, दादा भाई नारोजी द्वारा धन निष्कासन का जो सिद्धांत दिया गया था, उन सिद्धांतों के बारे में, किस तरीके से अंग्रेजों द्वारा भारत से जो धन को ब्रिटिश की ओर ले जाया गया उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। ब्रिटिश सत्ता के आर्थिक प्रभाव, भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण और किस तरीके भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय होती है। नरम दल और गरम दल के जो नेता है, आपने पढ़ाया होगा, लाल बाल पाल जो गरम दल के नेता है उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। और भारत सरकार से 1919 से 1935 के अधिनियमों की विशेषता है, मुख्य विशेषता, जो अधिनियम यानी जो कानून बनाए गए थे उनकी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उनकी विशेषता 1919 का अधिनियम है और 1935 का अधिनियम।
ये इकाई बी हमारी जो इकाई सेकंड है वो कंप्लीट होती है। उसके अंदर से हमें जो लघुत्रात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 वर्ड वाले, और उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी संख्या 5 होगी और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। अब आधुनिक भारत के इतिहास के तहत ही जो थर्ड इकाई है, थर्ड इकाई में क्या क्या पूछा जाएगा, तो थर्ड इकाई की बात करते हैं तो 1920 से 1947 के मध्य भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, उनके बारे में निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। इस इकाई पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और उसके पश्चात सांप्रदायिक राजनीति का विकास, जो हिंदू और मुस्लिमों के मध्य किस तरीके से सांप्रदायिक विभाजन, भारत का जो सांप्रदायिक पाकिस्तान और भारत 2 देश बनते हैं और हिंदू मुस्लिम में किस तरीके से झगड़े होते हैं, उसके बारे में पढ़ना। भारत का विभाजन और भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्व किन किन व्यक्तियों के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन रहता है, योगदान रहता है, उनके बारे में पढ़ना। और भारत का डिवाइडेशन कैसे होता है। 1950 के भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, भारतीय संविधान जिस तरीके से तैयार होता है उसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं रहती है, उनके बारे में जानना होगा। भारतीय डोमिनियम यानी देशी रियासतें, भारतीय राज्य है, भारतीय जो राज्य थे, अलग अलग स्टेट थे, उनका और देशी राज्यों के विलीनीकरण संबंधी समस्या एवं उनका विलीनीकरण, यानी किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा रियासतों का विलय किया गया भारत में। और 1947-49 जो हैदराबाद की रियासत है उसका विलय, और जो कश्मीर रियासत है उसका विलय के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। और 1958 में किस तरह से भारतीय राज्य का जो पुनर्गठन किया जाता है, उसके यहाँ तक हमें पढ़ना होगा तृतीय इकाई में। इस सिलेबस की फ़ोटो प्रति आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये हुआ हमारे आधुनिक भारत का इतिहास। उसके पश्चात हम आधुनिक विश्व के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी 3 इकाइयों में बांट दिया गया है अंक भार के अनुसार। प्रथम इकाई 20 नंबर की, द्वितीय इकाई 20 नंबर की, और तृतीय इकाई सबसे भारी इकाई है जो 60 नंबर की होगी। उस पर अत्यधिक ध्यान देना है। तो इन इकाइयों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले में जो 20 शब्दों में देना है, इसका मतलब है अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन प्रथम इकाई से पूछे जाएंगे। द्वितीय इकाई की बात करें तो द्वितीय इकाई से जो लघुत्रात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 शब्दों के होंगे, सॉरी। और तृतीय इकाई की बात करें तो तृतीय इकाई से 400 शब्दों के क्वेश्चन जो निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब आधुनिक विश्व के इतिहास के तहत हम बात करते हैं प्रथम यूनिट की। जो प्रथम इकाई है इस बुक की, उसमें क्या क्या सिलेबस में दे रखा है। तो इसके तहत हमें जो रेनेसा जिसे कहते हैं पुनर्जागरण को पढ़ना होगा। प्रथम इकाई में पुनर्जागरण, मार्टिन लूथर के विशेष संदर्भ में सुधारवाद, मार्टिन लूथर के जो विचारक है जो पुनर्जागरण के प्रणेता माने जाते हैं, उनके बारे में पढ़ना होगा। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है जो 1776 में शुरू होता है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में जानकारी, बोस्टन टी पार्टी वगैरह वो पढ़ना होगा। और उसके पश्चात औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है जो औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में सर्वप्रथम उसकी शुरुआत होती है, उसके बारे में पढ़ना होगा। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति की बात करें तो 1789 के दौरान फ्रांस की क्रांति होती है और नेपोलियन बोनापार्ट का किस तरीके से उदय होता है उसके बारे में पढ़ना होगा। वियना समझौता और मेटरनिक के विशेष संदर्भ। वियना समझौता जो जर्मनी है, मेटरनिक जर्मनी का जो राजनीतिक विचारक है, जो उसका योगदान है मेटरनिक, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। ये होती है प्रथम यूनिट किसकी, आधुनिक विश्व के इतिहास। इसके दौरान हमें इस यूनिट से जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 20 शब्दों का होगा जिसका जवाब देना होगा 20 शब्दों में। प्रत्येक क्वेश्चन का अंक बार 2 होगा, मतलब ये यूनिट 20 नंबर की यूनिट जिसके तहत ये पढ़ने। अब बात करते हैं दूसरी यूनिट की, दूसरी इकाई की है जो आधुनिक विश्व का इतिहास है उसके बारे में। तो इसमें आपको दूसरी का इटली तथा जर्मनी का एकीकरण, इटली और जर्मनी का जो एकीकरण होता है उसके बारे में पढ़ना होगा। कायूर व बिस्मार्क के विशेष संदर्भ में, जो जर्मनी का जो एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया जाता है, और कावूर है वो इटली का ही व्यक्ति होता है जिसके द्वारा इटली का एकीकरण किया जाता है, उनके संदर्भ में हमें पढ़ना होता है। जर्मनी में लौह और रक्त की नीति अपनाई गई थी बिस्मार्क के द्वारा, तो ये पढ़ना होगा। और नेपोलियन थर्ड की विदेश नीति उसके बारे में जानना होगा। उसके पश्चात क्रीमियन युद्ध, बर्लिन की संधि तथा बाल्कन युद्धों के बारे में पढ़ना होगा द्वितीय इकाई में। और बृहत्तर जर्मनी और कैसर विलियम सेकंड जो जर्मनी का शासक रहता है किस तरीके से वो तटस्थ रहता है उसके बारे में पढ़ना होगा। ब्रिटेन में जो चार्टर आंदोलन है उसके बारे में पढ़ना होगा। उसके पश्चात ब्रिटेन का औपनिवेशिक विस्तार, यानी किस तरीके से अन्य देशों को जो अपने साम्राज्य में उपनिवेश है उन्हें बना लिया गया और उनका आर्थिक
शोषण किया गया, एशियाई राज्यों के विशेष संदर्भ में जो एशियाई क्षेत्रों में है उनके बारे में हमें पढ़ना होगा मुख्यतः। ये दूसरी इकाई कंप्लीट होती है किसकी, आधुनिक विश्व के इतिहास की। और इससे 20 ये इसका अंक बार 20 नंबर होंगे जो 20 अंकों की होगी। और इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 4-4 प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और उनका जो 50 वर्ड यानी लघुत्रात्मक क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं तृतीय इकाई की। तृतीय इकाई की बात करें तो तृतीय इकाई है जो आधुनिक विश्व का इतिहास, उसमें फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद है, सामंतवाद तथा दास व्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना होगा तथा यूरोप में महिला शक्ति का उदय। सामंतवाद, दास व्यवस्था तथा यूरोप में महिला शक्ति का उदय। और उसके पश्चात यूरोप में साहित्य, कला तथा स्थापत्य, किस तरीके से साहित्य और कला और स्थापत्य कला का विस्तार होता है। प्रथम विश्व युद्ध जिसके कारण और परिणाम 1914 से लेकर 18 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध होता है, उसके कारण और परिणामों के बारे में हमें पढ़ना होगा। और उसके बाद बात करें तो फांसीवाद और नाजीवाद का उदय। फांसीवाद, नाजीवाद की बात करें तो ये इटली में हुआ, नहीं सॉरी फांसीवाद है जो जर्मनी, और नाजीवाद है जो इटली में हुआ था। नाजी हिटलर है, जो नाजी हिटलर है वो जर्मनी में। और फांसीवाद की बात करें तो मुसोलिन जो इटली के दौरान, इनमें जो फांसीवाद और नाजीवाद का उदय होता है उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। और उसके पश्चात स्पेन का गृह युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करें तो 1939 से लेकर 45 ईस्वी के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ना होगा। और उसके पश्चात जो बात करते हैं तो आधुनिक टर्की का उदय, जो टर्की देश है, तुर्की, जो अभी एर्दोगान उसके शायद राष्ट्रपति हैं, एर्दोगान है टर्की, जो टर्की और सीरिया क्षेत्र का, जो सीरिया, ईरान, इनके आसपास जो टर्की का क्षेत्र है उसके बारे में जो किस तरीके से टर्की का उदय होता है, जो इनके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो ये मुख्य रूप से हमारा सिलेबस पाठ्यक्रम रहेगा, यानी दौड़ का मैदान रहेगा। और जंग जीतने से पहले जो अस्त्र शस्त्र अच्छे होने चाहिए, तो ये अस्त्र शस्त्र का काम करेंगे हम। ऐतिहासिक भाषा में कहें तो सिलेबस जो होता है वो जंग के मैदान में एक शस्त्रों का ही काम करता है जो हमारी जंग जीतने में सहायता करता है। तो ये आधुनिक जो ये है पाठ्यक्रम जिसके तहत परीक्षा का पैटर्न है, एग्जाम, और मेरा जो सामान्य परिचय, जो आपकी जिज्ञासा उत्सुकता रहती है कि सर कहाँ से हैं, कौन है, क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके बारे में मैंने अपनी जानकारी दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास, आज की क्लास तो मुख्य रूप से परिचय और पाठ्यक्रम पर आधारित थी। और जो कल से हमारी जो कंटिन्यू क्लासें चल रही है जिसके तहत हम ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए गए सुधारों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हम निरंतर कंटिन्यू रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच मुझे पूछ सकते हो। जो अपना जो प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप शैक्षणिक ग्रुप, उसके माध्यम से भी आप पूछ सकते हो। और आप अपने सुझाव भी दे सकते हो, किस तरीके से किसी चीज़ को आपको विस्तार से पढ़ना हो या कुछ किसी चीज़ के बारे में आपको अलग से जानना हो, तो भी आप निसंकोच पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।